देखिए, जो लैंग्वेज, दिस एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये एक लैंग्वेज है। सो वी विल गो एज पर द लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली जहां आपने 1 लिखा हुआ है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द नंबर ऑफ राशि। ओके, आपने दैट्स 8। लिखा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ओके, तो सबसे पहले आप इसको 1 को काट के 8 कीजिए और 8, 9, 10 उसको दोबारा बनाइए और मुझे फोटो भेजिए। वो 9 10 नहीं होगा, वो होगा 8 11 2 and 5। गुड गुड, वेरी गुड। यू आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर, केंद्र। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 8 11 2 5 केंद्र होगा। हाँ बिल्कुल। जी। अगर आप ऊपर देखें ना, मैंने सबके नंबर बीच में लिखे हैं वैसे, नहीं, कि वो आपको करेक्ट नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे जहां सेकंड हाउस में आपने ऊपर 9 लिखा है, उसको हटा 2 काट हाँ दीजिए और यहाँ पे नीचे क्रॉस पे 9 लिखिए। वो करके जी, मुझे जी, रिसेंड। जी। ओके, ओके। ये आपने बिल्कुल ठीक बना दिया है। अब जब आप ये इस तरह से हॉरोस्कोप बनाएंगी, तो अब आपको हाँ जी, खत्म हो जाएगा। अब आपके मन में रहेगा कि जहां 8 लिखा है, दैट इज हाउस नंबर 1। हाँ जी। ठीक है। जैसे जो पहला वाला चार्ट था, उसको देखते हुए मैं एज ए न्यू पर्सन कुडंट अंडरस्टैंड कि ये किस लगन की पत्री है, वो मेष ओके, या वो वृश्चिक लगन है। क्योंकि एक नंबर जहां लिखा था उससे मुझे मेष लगता था, ओके। साथ में 8 लिखा हुआ था। इट वॉज रियली कंफ्यूजिंग। हम्म, तो समझ नहीं पाएगा लगन क्या है। जब ठीक आप है। इसको क्लियर कट 8 लिखते हो और मैं आपको बोलता हूँ कि प्रीति जी इसका लग्न क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसका एसेंडेंट जो है वो स्कॉर्पियो या वृश्चिक है। इस दूसरा फायदा क्या होगा आपको कि आपके माइंड में अब हाउसेस चलेंगे। ओके, जैसे जैसे अभी आप देखिए, नहीं फोटो को नहीं देखना, इसको जो आप इसको नहीं देखिए। अब जैसे मैं बोलता हूं कि इसका लग्न इज वृश्चिक, तो सेकंड हाउस में धनु राशि है। उसके बाद मकर कौन से हाउस में हो गई? हाउस नंबर 3 में, थर्ड में। है ना। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे, चीजें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। पंचम में कौन सी राशि होगी? पंचम में पाइसेस, मीन। पाइसिस राशि हो गई। पाइसिस की ओनर के दूसरी राशि कौन से घर में है? वो सेकंड हाउस में, वेरी जुपिटर। वेरी गुड। पाइसिस के ओनर जुपिटर की दूसरी राशि सेगिटेरियस कौन से घर में? 3 प्रश्न थे इस एक क्वेश्चन के अंदर। पूरा क्लियर हो गया। अब मैं एक नया क्वेश्चन पूछता हूं। वृश्चिक लग्न के 10वें घर में कौन सी राशि होती है? 10वें घर में सिंह, लियो। 10वें घर में सिंह राशि होती है। नया क्वेश्चन है, वृश्चिक लग्न में भाग्येश कौन से प्लैनेट होते हैं? भागेश, ये मुझे नहीं पता। क्यों? जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता, आपने बिल्कुल ऐसे बोल दिया। नहीं पता, लग्नेश। कोई नोट्स भी नहीं है नकल मारने के लिए, समझ नहीं आया। मतलब लिखे हुए हैं लेकिन वहां से बात नहीं हुई। आपको पता है, आप चाहें तो एक बार लिख लें, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जो फर्स्ट हाउस है उसको बोलते हैं लग, लगन या लग्नेश। लिख लीजिए इसको आप। लग्नेश ही भागेश होते हैं। लग्नेश, लगन, दैट इज हाँ लगन, जी, हाँ जी, एंड द नेम इज लग्नेश। हाँ जी। वो पता है, वो लिखा भी हुआ। सेकंड को बोलते हैं धन भाव। ये मैंने लिखे हुए हैं सर, ये मेरे पास है नोट्स। क्योंकि अब आपको इन नॉमेनक्लेचर से ये नाम आने चाहिए। यस भी हम लोग प्रोडक्शंस पे आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जी, बिल्कुल। सेकंड हो गए, द्वादश, थर्ड, तृतीयेश। लेकिन ये सारे में भाग्येश कहीं पे भी नहीं। सेकंड को, सेकंड के ओनर का नाम है धनेश, लेकिन धनेश, सेकंड हाउस का नाम क्या है? धन भाव। हाँ जी, धनेश लिखा हुआ है। थर्ड इज तृतीयेश। तृतीयेश या पराक्रमेश।
दिस इज अ गुड वर्ड, इससे याद हो जाएगा। तृतीयेश या पराक्रमेश, और इसका नाम है सहज भाव। सहज मीन्स भाई, या तो सहोदर भी बोलते हैं इसको, सहोदर भाव या सहोदरी भाव। सह उदर, एक ही उदर शेयर किया हो जिसने। जी, वो लिखा हुआ। नंबर 4 इज सुख भाव एंड द ओनर इज सुकेश। जी। नंबर 5 इज सुत भाव एंड द ओनर इज पंचमेश। यस। नंबर 6 इज षष्ठेश। ऋण रोग शत्रु भाव, षष्ठेश। नंबर 7 इज मार्केश, इसको दारा हाउस भी बोलते हैं। दारा मीन्स इसका दूसरा नाम सप्तमेश भी है। सप्तमेश, एक सेकंड में लिख दूं। शब्द कैसे बना है सप्तमेश? सप्तम का ईश, ईश मतलब मालिक, यहाँ पर सप्तम का मालिक सप्तमेश। जी। 8th है अष्टमेश। अष्टमेश। 9th है नवमेश। नवमेश का दूसरा नाम है भाग्येश। नवमेश इज भाग्येश। ओके, ये नहीं। ओके, ठीक है, नवमेश हाँ। ही भाग्येश है। तो जब हम कहते हैं वृश्चिक लगन का भाग्येश कौन है, कौन से प्लेनेट है, तो आप बताएंगे कि सर उसका सही उत्तर देने का तरीका बता रहा हूं आपको, कैसे आंसर देना है। आपने बोलना है सर 9th हाउस में कर्क राशि है और कर्क के ओनर मून है, इसलिए वृश्चिक लगन में मून भाग्येश है। अगर आप इतना लंबे सेंटेंस से आंसर देंगे तो आपके प्रेडिक्शंस कभी भी गलत नहीं, क्योंकि आपने लॉजिक बता के उत्तर दिया है। जी। धीरे लॉजिक आपके बैक ऑफ माइंड में चला जाएगा और आप धीरे धीरे आपकी गाड़ी प्रेडिक्शंस पे या फलित पे उतर आएगी। ठीक है, जी। ओके। नहीं सर, प्रोडक्शन के लिए तो मैं क्लाइंट आपके पास भेज दूं कि मुझे खुद को समझ लगेगा। थैंक यू, बिल्कुल भेज दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद 10th वो है दशमेश और कार्येश। 11th लाभेश एंड 12th इज व्ययेश, एक्सपेंडिचर और व्यय। 11th को क्या बोला आपने? लाभेश। लाभेश। इसका दूसरा नाम है रोगेश, ये कभी मत भूलना। लेकिन 12th हाउस भी है ना, हॉस्पिटलाइजेशन। दैट इज, सी हॉस्पिटल कब जाएंगे आप? जब रोग आएगा। जी। नो हॉस्पिटल विदाउट रोग। फर्स्ट एंड देन सेकंड स्टेप। तो 11वें घर में लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर ये अच्छा है या बुरा है, तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। जैसे छठे को मैंने आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बताया है, भाई वो खराब भी है, ऋण रोग शत्रु भी है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ द कंपटीशन मेहनत कराता है, तो उस समय आप अपने शत्रु स्वयं बनते हैं। यू सक्सीड इन कंपटीशन एंड यू गेट ए हायर पोजीशन। इसी तरह से जो 11वां है वो शुरू से ही, ये तो हमने छठे को तो हमने अपने अकॉर्डिंगली अब चेंज किया, जो 11th हाउस है स्टार्टिंग से ही 11th हाउस इज गुड बट द 11th लॉर्ड इज रोगेश। वो आप तो देगा लेकिन साथ में रोग देगा, बीमारी के साथ धन लाभ। तो हम इसमें क्या करेंगे आगे जब हम रेमेडी सीखेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, जिस व्यक्ति का लाभेश उसके लगन लगने से संबंध बनाता है, हम कहते हैं भाई आप बीमारियों में, समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में डील करने लगो। बीमारी का मतलब ये नहीं कि आप ही को बीमारी भुगतनी है। इफ यू आर सराउंडेड बाय द बीमार पीपल ऑल अराउंड, तो आप ऑलरेडी बीमारी भुगत रहे हो। आप एक अवस्था देखिए कि एक आदमी आमतौर पे बीमारों से घिरा हुआ है, लाइक ए डॉक्टर, लाइक साइकोलॉजिस्ट, लाइक ए फिजियोथेरेपिस्ट। वॉलंटियर लगा लो किसी लॉन्ग टर्म होम में। वॉलंटियर लगा लो, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है ना। तो जॉब नहीं कर रहा उसको हम वॉलंटियरिंग सजेस्ट कर सकते हैं कि वॉलंटियर इन ओल्ड एज होम या हॉस्पिटल में, किसी वार्ड में। तो वो उपाय हैं जो प्रैक्टिकल उपाय हैं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, आज की जो नई जनरेशन है वो बहुत इंटेलिजेंट है। बिलीव मी, वो जनरेशन हमसे 1000 टाइम ज्यादा इंटेलिजेंट है। एंड इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ ये है कि भारतवर्ष इतना अमीर नहीं था जब हम छोटे थे, आज है। तो वो पैसा किसने कमाया है? नई जनरेशन ने कमाया है, मैंने और आपने नहीं कमाया है।
एग्जैक्टली, यस यस। ठीक है ना? जी तो जी। और ऑलमोस्ट टोटल सोसाइटी बेटर लाइफ जी रही है। यस हम एग्जैक्टली, हमारे टाइम पे इस पूरी गली में एक फोन होता था। यू आर होना राइट। इम्पॉसिबल था। पूरी गली में क्या, पूरे मोहल्ले में एक फोन होता था। हाँ मोहल्ले, आप सही बात बोले, 2-3 मोहल्ले में एक वो काले रंग का होता था, और वो एंटीना घुमा घुमा के, टीवी भी कुछ घरों में होता था, वो भी छोटू सा। तो इसलिए आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है। यदि हम उसको पारंपरिक वैदिक उपाय के साथ इस तरह के भी उपाय देंगे कि आप सेवा कर सकते हैं समाज की, तो आज की जनरेशन इसके लिए ओपन है और वो पसंद करती है सब करना। तो आप जो है उस सोसाइटी को एक और अच्छा बेहतर रास्ता दिखा रहे हैं जिसमें सर्विस टू द ह्यूमैनिटी भी आती है। सर अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने बोला था कि जैसे देश का ऋण देश को उतारना पड़ता है, जिस तरह का ऋण हो। जैसे अगर अगर मुल्क के ऊपर ऋण है, देश के ऊपर ऋण है, तो वो देश को ही उतारना पड़ेगा। ठीक है। अब हमारा जो है मुल्क, जो है हमारी जो कंट्री है, अब 3 तरफ से दुश्मनों से घिरी पड़ी है। तो हम अपने देश को ये हम कैसे मोटिवेट करेंगे व्हेन वी आर सराउंडेड बाय डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कम्युनिटीज, के हम ऐसा करें कि हम ऊपर जाए या बाहर निकले। जब आप किसी राष्ट्र की बात करेंगे हम्म, तो आपको राष्ट्र के इतिहास को देखना पड़ेगा। राष्ट्र का इतिहास एक दिन में नहीं बनता, या हमेशा ख्याल रखें। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा। जब आप पीछे लौटोगे तो आप पाओगे कि भारतवर्ष में जो धर्म है, धर्म के नाम पे भारतवर्ष में जितना अत्याचार हुआ उतना कहीं नहीं। या और दूसरी समस्या पाओगे कि अति हर चीज की खराब और खतरनाक है। भारतवर्ष में धर्म की अति हुई। मानते हो इस बात को? बिल्कुल। कोई प्रूफ दो इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि भारतवर्ष में धर्म की अति हुई, इसका प्रूफ दीजिए, तब आगे चलेंगे। देखिए, जब ये इन्वेडर्स आए थे मुगल्स, तो उन्होंने अति की थी उस समय, कितने टॉर्चर किए थे। आप चुप कर। इस्लाम भारत का धर्म नहीं है। नहीं नहीं, अति का मतलब, जैसे पंजाबी में अति का मतलब कि आत हो गई, कि बहुत हो गई, बहुत। तशद्दद हो गया। आपने मेरी इस बात को हाँ में हाँ मिलाई, मैंने इसलिए आपको पकड़ा। मुझे पता है आपको हम्म इसका मतलब नहीं पता। हम्म मैं यहाँ से जो कुछ बोल रहा हूँ वो कितना आपको पता है और कितना नहीं पता, मैं जानकारी में है मेरी। ओके। भारतवर्ष में धर्म की अति हुई। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द इस्लाम। पहले अति बताएं, अति का मतलब तशद्दद अति बहुत ज्यादा। हो गया, बहुत ज्यादा, बस सिंपल है। हाँ, फिर वही मतलब है। हाँ जी। तो क्या मतलब हुआ अति का? आप प्रूव कीजिए मेरी बात को कि भारतवर्ष में धर्म की अति हुई है, इसको सिद्ध कीजिए आप। ओके, मतलब कि टू मच लोग फनेटिक हो गए, लेकिन वो तो सब जगह ही है। नहीं सर, अब अगर मतलब टू मच फनेटिक हो गया ऐसे तो हर कोई रिलीजन, लेकिन इंडिया में तो बहुत लिबरल है लोग एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। आप आज की बात कर रहे हो, मैं 2000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने राष्ट्र की बात उठाई है। अच्छा, 2000 साल पुरानी बात। मैं तो ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंस का देख सकती हूँ, अगर आप बौद्ध धर्म के। बात करोगे तो आपको राष्ट्र के इतिहास में जाना पड़ेगा। ओके। अगर आप समाज की बात करोगे तो समाज के इतिहास में जाना पड़ेगा। मैं जब जन्मपत्री देखता हूँ तो मैं परिवार के इतिहास में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कौन कुल देवी है, कितने पितृ। आपसे भी चर्चा करी थी मैंने। हाँ जी। आपको उसके इतिहास को खंगालना पड़ेगा। ओके, फिर सारा मुझे संसार मिलके जितने धर्म पैदा नहीं कर पाया, भारतवर्ष ने अकेले ने उतने धर्म पैदा किए। यस, हाँ, ये है, बिल्कुल है। अति है धर्म की, इसलिए यहाँ पे धर्म के नाम पे मारकाट मच गई। यहाँ पे मूल धर्म था सनातन। हाँ जी। सनातन धर्म पूर्ण रूप से बहुत लिबरल धर्म था। हम्म कारण ये था कि उसके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, सिर्फ वो ही था। सनातन ने सबको स्वीकार किया।
जैन धर्म फूटा सनातन की कोख से फूटा, लेकिन जैन धर्म ने एग्रेशन नहीं अपनाया और जैन धर्म ने आपको सीमित किया, इसलिए जैन और सनातन के बीच में कभी मतभेद नहीं हुए। आज भी जैनियों की लड़की सनातनों के घर आती है और सनातनों की या हिंदुओं की लड़की जैन के घर जाती है शादियों में। यस। बुद्ध ने बिल्कुल अलग मार्ग अपनाया। ये बौद्ध फूटा हिंदू धर्म की कोख से, यस, लेकिन बौद्ध धर्म ने अलग मार्ग अपनाया। उन्होंने हिंदू धर्म की एक भी शब्द को उपयोग नहीं किया, नई व्यवस्था गढ़ी। ठीक जिस समय बौद्ध नई व्यवस्थाएं गढ़ रहा था, ठीक उसी समय जैन धर्म भी नई व्यवस्थाएं गढ़ रहा था। अहिंसा जैन धर्म ने गढ़ा, ध्यान बौद्ध ने गढ़ा, और दोनों ही हिंदू रीति रिवाज से अलग चले गए। क्योंकि अगर कोई नया मत आएगा तो उसको अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं सबसे अलग हूं, नहीं तो लोग नहीं जुड़ेंगे उसके साथ। समाज को चलाने की जो वर्ण व्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न कर दी इन दोनों मतों ने। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं, इसका मुझे अनुभव नहीं है, कि आगे चल के बौद्ध और हिंदू धर्म में विवाद उत्पन्न हुआ और फाइनली बौद्ध का भारतवर्ष से सफाया हो गया। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि आज भी जितनी खुदाई होती हैं उसमें जितने हिंदू मंदिर मिलते हैं उतने ही जैन और बौद्ध मंदिर भी मिलते हैं। yes. उसके आगे चले तो एक नया धर्म आया, सिख। सिख धर्म एक मत का प्रचार था और उस मत के प्रचार को आखिर में आके एक धर्म का रूप दे दिया गया। सिख धर्म में गहराई से कोई कार्य नहीं हुआ, कोई ज्यादा कार्य नहीं हुआ सिख धर्म में। धर्म की अन्वेषण, धर्म की गहराइयां, धर्म की खोज, ये सब कार्य नहीं हुए, क्योंकि सिख एक राजनीति धर्म था। अगर हम सनातन की बात करेंगे तो सनातन के दो मुख्य सुरक्षा कवच थे, दो लड़ाकू कौम थी सनातन की, एक सिख और एक जाट मराठी, जाट गुजर, लड़ाकू कौम थी। ये पैदा हुई है वर्ण व्यवस्था से, ये थे क्षत्रिय। आपने कभी सोचा इस बात को? मुझे लगता है हम क्लास गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहे, लेकिन आपने कभी सोचा इस बात को कि ये जो सिख धर्म की उपज है ये पंजाब में ही क्यों हुई? लड़े तो मराठे भी थे, ये उड़ीसा में क्यों नहीं हुई? बताइए। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत लड़े और जुझारू रहे, एंड इनफैक्ट जाट और गुजर बेल्ट है ये। पंजाब के बारे में तो ये भी ना, इट इज द एंट्री एंड एग्जिट टू इंडिया एज वेल फ्रॉम ये भारत का वायव्य कोण का प्रांत है। तो इन्वेडर्स जब आते थे तो दे एंटर फ्रॉम पाकिस्तान साइड और वहां से एंटर करके पंजाब इनको होल्ड करता था, क्योंकि बलोचिस्तान एरिया एम्प्टी हुआ करता था। या तो 2 बार लुटता था ये, आते समय भी जाते समय। तो ये जो पंजाब है, ये जो पंजाब है, ये पंजाब में ये जो फौज खड़ी की गई थी ये सनातन धर्म का सुरक्षा कवच था, जिसको आगे चल के राजनीतिक वश अलग धर्म बना। लेकिन हम क्योंकि धर्म की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, तो एक नए धर्म का उदय हो गया। गॉट इट। नए नए धर्म बनते जा रहे हैं, चाहे उनका कोई आधार ना हो। यहाँ धर्म सड़ चुका है और धर्म के नाम पे लोग हिपोक्रेसी हो चुके, लोग हिपोक्रेट हो गए। आप तिलक लगाओ, आप कड़ा पहनो, आप कृपाण धारण करो, यू विल प्रोजेक्ट योरसेल्फ कि मैं बहुत धार्मिक हूं, उसके भीतर आप कुछ भी करो। एंड द मोमेंट यू से जी मैं मंदिर नहीं जाता, मैं पूजा नहीं करता, लोग कहेंगे कैसे भद्दे आदमी हो आप, पीपल वोंट एक्सेप्ट यू। ये हिपोक्रेसी है। पॉइंट समझ आया? तो किसी भी पॉइंट को जानने से पहले आपको उस पॉइंट के गहरे में उतरना पड़ेगा। ये इतना गहरा सब्जेक्ट है कि हम इसी पर 4 घंटे चर्चा कर सकते हैं। जी गॉट इट, लेकिन समझ आ गई अब। वेरी गुड।
सनातन को समझना बहुत जरूरी है। आप जब तक सनातन को नहीं समझेंगे, आप संसार के किसी धर्म को नहीं समझ सकते। मोहम्मद भारतवर्ष आके गए, क्राइस्ट भारतवर्ष आके गए। आप देखो आज लगभग हर मतावलंबन में, क्रिश्चियनिटी में हिंदुओं का विरोध है, सिख हिंदुओं का बहुत विरोध करते हैं। शायद आपको पता ना पता हो, लेकिन मैंने इस चीज को बहुत गहराई से देखा हुआ है। बुद्धिज्म का विरोध अभी दिखाई देगा, जैन विरोध नहीं करते, इस्लाम का विरोध तो दिखता ही है, यहूदीज है नहीं विरोध करने लायक, लेकिन भारत ने उनको, हिंदू धर्म ने उनको सहयोग किया। क्यों है विरोध? क्योंकि वो इतने बड़े जमे हुए पेड़ से अपने को अलग दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको सनातन का विपरीत मार्ग चुनना पड़ेगा। जी, उनको चुनना पड़ेगा। क्योंकि यदि मुझे अपना माल बेचना है तो मैं कॉम्पिटिटर्स के माल से अलग प्रेजेंटेशन रखूंगा अपने शॉप की और अपने माल की, भले आइटम वही है। तो हम गॉट इट। कहाँ थे हम एस्ट्रोलॉजी में? हम भाग्येश पूछा था ना, तो वो फिर हो गया कि इस चार्ट में 9th हाउस के जो कर्क राशि है उसके लॉर्ड मून भाग्येश है। ठीक है, मैं कुछ भी बात अगर कहता हूं ना, तो उसके पीछे पूरा एक चिंतन व्यवस्था से अवेलेबल है, पूरा चिंतन अवेलेबल है। वो सही है सर, आंसर भी तो है ना। ऐसे थोड़ा ना कि मतलब जैसे इंडिया में टीचर मैथ्स के पढ़ाते थे, कुछ एक टीचर की समझ आती थी, बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड करते थे, डर के पूछते ही नहीं थे आंसर आगे कि समझ तो आना नहीं, डांट सकता पड़ जाए। मेरे एक, क्या बोलूं, मतलब साधक हैं हैदराबाद में, और उनकी एज जो है वो, आई थिंक ही माइट बी अराउंड 65। इन द मॉर्निंग ही रॉट ए मैसेज टू मी टुडे मॉर्निंग, और उन्होंने मुझे लिखा, मैंने एक सुबह मैसेज भेजा था ग्रुप पे, जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु प्रकट हो जाता है, और जब शिष्य सचमुच तैयार होता है तब गुरु ओझल हो जाता है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आपके शिष्य अभी सचमुच तैयार नहीं है, क्योंकि ओझल तो हुए नहीं आप। मैंने उनको लिखा, मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं शिष्य नहीं बनाता जी, मैं गुरु तैयार कर रहा हूँ। मेरे जितने साधक हैं वो सब भविष्य के गुरु हैं, मेरे साथ जुड़े सभी साधक कल गुरु बनेंगे, वो लाखों लोगों को राह दिखाएंगे, मैं चला जाऊंगा। तो उसने बोला कि सभी साधक आपको गुरुजी बोलते हैं। मैंने उनको लिखा, पर ये जोत जलती रहेगी, वो नादान है, डरे हुए हैं, अभी समझ नहीं रहे, इसलिए वो मुझे गुरुजी बोलते हैं। जैसे मेरी एक साथी का है आनंदमयी, उन्होंने मुझे जाना, मैंने उनको लिखा, ऐसे सब लोग जान जाएंगे। तो आपके हर शब्द की ओनरशिप बोलते हैं इसको, ऐसे नहीं कि यहाँ बैठे और बकबक करना शुरू कर दिया। आप कुछ भी शब्द बोलो, आप मेरे शब्द को कभी भी पकड़ना, उसके पीछे आपको पूरा एक चिंतन मिलेगा। आपने मेरे को कई शब्दों पे पकड़ा है अब तक, आप मुझे पकड़ते हो, मैंने नोट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आइए अपना वृश्चिक लगन आगे बढ़ाते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। आइए वृश्चिक लगन के प्लैनेट्स को ओनरशिप के आधार पे देखते हैं कि कौन ओनर क्या है, लेकिन आज हम एक अलग तरह से देखेंगे। अब हम सीक्वेंस चेंज करेंगे। आज तक आप इसको लगन से देखते थे, आज आप इसको सूर्य से देखेंगे। आप वीक डेज लेंगे तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। वेरी गुड। दृष्टियां भी हो जाएंगी ना फिर, उसकी दृष्टि उस हिसाब से। तो सबसे पहले सूर्य, सूर्य सबसे पहले। हाँ जी, आगे क्या सूर्य? सूर्य का बताइए, इसमें सूर्य पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे ओनरशिप के आधार पर?
पॉजिटिव रहेंगे, 10th हाउस में है। 10th हाउस के ओनर है। 10th हाउस के ओनर है दशमेश। ठीक है, आगे। उसके बाद मून 9th हाउस के तो लॉर्ड है मून। 9th हाउस में कर्क राशि, उसके लॉर्ड मून है, वो पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पर। अच्छा, मैं एक उस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, पूछूं? एक मिनट। राम राम प्रभु जी, सब कृपा है जी, आप बताइए। हाँ जी, मैंने कहा सब कृपा है, आप बताओ। बात हो गई उनसे? अच्छा, मैं ना क्लास चल रही है एक एस्ट्रो की, अगर मैं आपको आधा पौना घंटे में फोन करूं दिक्कत तो नहीं? मैं फ्री होके करता हूँ। हाँ जी, राम। हाँ जी, मेरे क्वेश्चन है यहाँ पे। आपने बोला कि नवमेश जो है वो चंद्रमा है, पॉजिटिव रहेंगे, मुझे एक्सेप्टेबल है ये बात। लेकिन चंद्रमा के बारे में एक नया खेल क्या है कि चंद्रमा का पक्ष बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानती हैं इस बात को? वो जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, वो मैंने सुना है, मुझे उसका ज्यादा पता नहीं है कि घटता बढ़ना, इतना पता है। एक महीने के 2 पखवाड़े होते हैं, जी। 15 दिन का एक, 15 दिन का एक। हाँ जी। 15 दिन तक चंद्रमा हर दिन एक कला बढ़ता है, यस। तो वो फुल मून हो जाता है, उसको पूर्णमासी बोलते हैं। ये। उसके बाद एक एक कला घटता है, जी। तो नो मून हो जाता है, अमावस्या बोलते हैं। हम्म। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया? शुक्ल पक्ष की फर्स्ट, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी से करके इस तरह से कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि भाई चंद्रमा यदि कमजोर है, यानी कि चंद्रमा घटती हुई अवस्था में या लोप हुई अवस्था में है, हम्म। तो चंद्रमा कमजोर हो गए। और चंद्रमा यदि बढ़ती हुई अवस्था में, तो चंद्रमा मजबूत हो गए। ओके। चंद्रमा एक ऐसे प्लेनेट है एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे ज्यादा तो इफेक्ट डालते हैं हमारे ऊपर, बिकॉज मोस्ट नियरर है, और हम देखते भी हैं मून के इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। इतना इफेक्ट तो डालते हैं जल पे, तो हमारे सामने दिखता है ये। हम्म। तो इस सिचुएशन में अगर चंद्रमा पक्ष बली है तो क्या इफेक्ट होगा, और चंद्रमा पक्ष निर्बल है तो क्या इफेक्ट होगा? जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके K6, स्टार्टिंग फ्रॉम K6, K फॉर कृष्ण पक्ष, 6 मतलब षष्ठी, यहाँ पे चंद्रमा बढ़ना शुरू हो गया, इससे लेके और लगभग शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक मोटा मोटा चंद्रमा पक्ष बली रहेंगे। ओके। तो ऐसे तो चंद्रमा कमजोर और वो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा, whenever you are dealing with moon, you will have to check that चंद्रमा पक्ष बली है या नहीं है। यदि वृश्चिक लगन के नेटिव का जन्म अमावस्या के आसपास का है, तो चंद्रमा पॉजिटिव होने के बाद भी कमजोर है, कुछ करने में असमर्थ है। ओके। और इस फॉर्मूले को अब हम सभी लग्नों पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी कि अब हम कर्क लग्न पे वापस जाएंगे। चले? फंसना शुरू हो गए। क्या कह रहे हो? यहाँ फंसना शुरू हो गया, कर्क लगना है। कर्क लगन फंसने की इसलिए बात है क्योंकि वहां पर चंद्रमा है। ये आपको यस। चंद्रमा की इंपॉर्टेंस बता रहा है। हम्म। हाउ मच इंपॉर्टेंट इज द चंद्रमा फॉर ए नेटिव।
एक्चुअली ना यूट्यूब पे एक वीडियो है, मैं आपको उनका लिंक भेजूंगी। जितनी करक लगन की धज्जियां वो उड़ाते हैं, बिलीव में, ये जो वर्ड मैंने बोला ना, धज्जियां उड़ाना, ओह माय गॉड, बहुत बोरिंग लगन है, बेकार लोग होते हैं, इनको कोई लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होता। ओह माय गॉड, मैंने कहा ये किस तरह के एस्ट्रोलॉजर है। आप ऐसे लोगों की हॉरोस्कोप बिल्कुल मत देखिए वीडियोस, क्योंकि इन कुछ लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, वो सिर्फ नेगेटिव ग्राउंड पे बनाते हैं। जी उनकी वीडियो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ग्राउंड पे होती है। आपको नेगेटिव ग्राउंड की वीडियो नहीं देखनी है। आइए नहीं नहीं, और हॉरोस्कोप देखते हैं। आपको ये हॉरोस्कोप दिखाई दे रही है? बिगर पिक्चर। जी बिल्कुल। ये मेरे क्लाइंट प्रीति जी की हॉरोस्कोप है, जिनका जन्म 20 अगस्त 1979 को हुआ है। हाँ जी, सुबह हाँ जी, 4:30 देख। बजे तरन तारन पे। आप उनको नहीं मिले कभी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिले। अब हम यहाँ पर सिंपली देखेंगे कि हमने जो चंद्रमा का कॉम्बिनेशन एज ए भाग्येश अंडरस्टैंड किया, क्या वो कॉम्बिनेशन चंद्रमा का कहीं भी लगने को राजी है? हो सकता है हम जो प्रिंसिपल बात कर रहे हो वो अप्लाई ना होता हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा लग्नेश होके लग्न में है और सूर्य से ज्यादा दूर भी नहीं है, और सूर्य की तरफ जा भी रहा है, जा रहा है ना। हम्म। तो आइए देखते हैं कि इस नेटिव का जन्म कहीं त्रयोदशी या चतुर्दशी का तो नहीं है। देखें, जी आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम पंचांग खोलना होगा हमें, जो हमने पंचांग ओके खोला है। तो पंचांग खोला, ओके 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 पंचांग खोल के हमें पता लगा कि इनकी जो बर्थ तिथि है वो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। ओके यानी कि इनके जन्म के 2 दिन के भीतर भीतर अमावस्या आने वाली है। ओके। अभी इसमें पर्सनल कनेक्शन को किए बिना न्यूट्रल एनर्जी पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि इस व्यक्ति के जीवन में खुशियां 2 दिन के लिए ही आएंगी। यस। जल्दी ही अमावस्या लग जाएगी या तो खुशियां आएंगी नहीं। क्योंकि अब नेक्स्ट एंगल है, क्योंकि लग्न वर्ग, ये चंद्र वर्गोत्तम है, तो ये बंदा जुझारू तो है। जुझारू समझते हो ना? या फाइटर। क्या है? फाइटर तो है, लेकिन जुझारू इज नॉट द फाइटर, फाइटर इज लड़ाकू। ठीक, हिम्मती हिम्मत जुझारू की, मतलब। जो अपनी परिस्थिति में मेहनत करता है। जैसे जब ये लड़ाई हुई थी ना, अरे ये चमकौर की लड़ाई हुई थी। चमकौर की लड़ाई में 40 को पता था कि तुम मर जाओगे, बचोगे नहीं, और वो भाग सकते थे वहां से, जी लेकिन वो लड़े नहीं, वो जूझे। वो है जुझारूपना। जी फाइटिंग इज डिफरेंट, जुझारूपना इज डिफरेंट। जी। लेकिन क्योंकि यहाँ लग्नेश ही कमजोर हो गया है, इसका मतलब इस व्यक्ति के जीवन में कमजोरी ने परमानेंट घर बना लिया है। तो फिर इसको ओके, या क्योंकि लग्नेश नहीं तो पॉजिटिव होते हैं, तो दिस इज द रीजन। फिर ये हम हर चार्ट में देखेंगे। सॉरी, ये हम हर चार्ट में देखेंगे ओके। कि लग्नेश कितना ताकतवर है। यहाँ पर लग्नेश बहुत कमजोर हो गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इनको आसानी से ओवर रूल कर देगा या बाईपास कर देगा या हड़का देगा या गाली दे देगा, क्योंकि इनका लग्न वर्गोत्तम है। एरो देख रहे हैं ना नवमांश में, हम नवमांश आगे सीखेंगे। ये भी 4 नंबर का चंद्रमा, ये भी 4 नंबर का चंद्रमा है। दिस इज नोन एज वर्गोत्तम। तो हर बार क्या होगा, इनको धक्का देगा, ये गिर जाएंगे, लेकिन ये फिर खड़े हो जाएंगे, फिर भागेंगे, फिर कोई धक्का देगा, फिर गिर जाएंगे, फिर भागेंगे, फिर खड़े होंगे। हिम्मती या मेहनती इतने होंगे, लेकिन ये समस्या लगातार चलेगी, क्योंकि चंद्रमा निर्बल, पक्ष निर्बल है। दूसरी प्रॉब्लम, K13। K13 का अर्थ होता है कि चंद्रमा सूर्य की तरफ जा रहा है।
K13 कहाँ पे लिखा है सर? K13 कहाँ लिखा है? मतलब वो होता क्या K13? वो नहीं किया हमने। K फॉर कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी मतलब 13, जी। तो कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को हम K13 के नाम से पुकार रहे हैं। ओके। ठीक है। जी। इसके बाद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के बाद क्या आएगा? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, या यानी कि रासा चंद्रमा और कमजोर हो जाएगा। उसके बाद आएगी पूरी अमावस्या, यानी कि चंद्रमा गायब, वैनिश। या तो यानी कि ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से चंद्रमा समाप्त होने की तरफ जा रहा है, यानी कि ये व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जीवन में कष्ट और आएंगे। जी। सिर्फ मून से आप देख रहे हैं इस प्रोडक्शन को, ओके। सिर्फ मून से, मून के पक्ष बल से, क्योंकि मून लग्नेश है। जी। और जब इसको बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बंदा जीरो हो क्या देगा, तब धीरे धीरे उठेगा, तब कहीं जाके जीवन के सेकंड या थर्ड हिस्से में ये शाइन करना शुरू करेंगे। सिर्फ मून लग्नेश है और उसके पक्ष के बल के आधार पे हम इस व्यक्ति के जीवन की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई आपके जीवन का जो फर्स्ट हाफ या फर्स्ट 1/3 है ये स्ट्रगल पूर्ण जा सकता है। ये नेटिव 42 साल के हैं, इन्होंने आज तक स्ट्रगल ही झेला है। नहीं, अभी मैं हुई नहीं हूँ 42 साल की। अभी क्या? अभी 3 दिन है। अभी? अच्छा अच्छा अच्छा, आपका बर्थडे आने वाला है, गुड। हाँ जी, हाँ जी, राजीव गांधी का भी आएगा ना मेरे साथ। तो एडवांस में ही आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी। बट दिस इज अ ग्रेट लॉजिक सर। मेरे ख्याल से लोग ये कंफर्म ऐसे करते नहीं है। लोग नहीं लेकिन देखते जैसे इसको। आपने बोला कि मून रेगुलेट्स द माइंड, तो वो तो फिर हर चार्ट में हमको देखना कि ये बंदा इस मेंटली कितना स्ट्रांग है। डजेंट मैटर फिजिकली, लेकिन जब उसकी मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग या वीक है तो वो चैलेंजेस को कैसे फेस करेगा या एक्सेप्ट करेगा। चंद्रमा को देखते ही आपको पतरी क्लियर हो जाएगी ये नेटिव क्या है। हम्म। मून को देखते ही फंडामेंटल क्लियर हो गया आपको। जी, हो गया आगे चलें। सर। ये चार्ट में ये चीज नहीं समझ आती, बाकी सारे खाने खाली है, ये दो ही जगह पे इतने इतने ये क्यों है प्लैनेट्स? क्योंकि जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय ये प्लैनेट्स यही थे, इसलिए वो इकट्ठा है। एस्ट्रोनॉमिकल ओके। ग्राउंड कहती है कि हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स जितने बिखरे हुए होंगे हाँ। उतना अच्छा होता है। यस। क्योंकि आगे चल के हम आपको दो द्वादश और षडाष्टक के कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपके लगभग सभी प्लैनेट दो द्वादश हैं। वो क्या होते हैं? दो चंद्रमा से चारों द्वारा। सेकंड हाउस बैठे हुए हैं। यस। बुध से सेकंड, जुपिटर से सेकंड, वीनस, सूर्य, राहु और शनि से सब द्वादश 12th बैठे हुए हैं। जब भी प्लैनेट दो द्वादश होंगे, महादशानाथ और अंतरदशानाथ, जब भी दो द्वादश या षडाष्टक होंगे तो वो दशा आपको स्ट्रगल देगी। आपकी लाइफ में जब स्ट्रगल आता है ज्यादा, तो सिर्फ यहां से देख लें कि चंद्रमा खराब है और दो द्वादश प्लेनेट है मैक्सिमम, और वैसे भी मंगल से ये सभी 3/11 है, मंगल और ये दो द्वादश है, तो दो द्वादश का सबसे बड़ा योग है। तो इस सिचुएशन में हमें पता लग जाता है कि ये दशा थोड़ी अधिक स्ट्रगल पूर्ण जाएगी। तो इसका मतलब ये कि बाकी हाउसेस, अगर हम वैसे नॉर्मली लेट्स इग्नोर दिस इज प्रीति, तो मतलब ये कि ऐसा चार्ट हो तो बाकी हाउस हम कहेंगे वो खाली है। बिल्कुल खाली। ओके। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर किसी हाउस में ज्यादा प्लैनेट्स हैं तो समझिए वहां पे प्रकृति ने एक पिन लगाया है, मतलब कि एक हाइलाइटर मार्क किया है कि ये दो चीजें या वो घर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब मैं आपको देखता हूं और मैं ये देखता हूं कि आपकी हॉरोस्कोप के लगन में 3 प्लैनेट्स हैं और सेकंड हाउस में 4 प्लैनेट्स हैं, ठीक है।
तो यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, यानी कि आप और आपका परिवार और आपकी वाणी। लेकिन जब मैं देखता हूं कि लगन में 3 सौम्य ग्रह हैं और सेकंड हाउस में शनि राहु की युति है, तो मुझे समझ आता है कि ये यहाँ पर जो सौम्यता है ये वाणी से खराब हो रही है। यानी कि यदि मैं इस नेटिव की वाणी ठीक कर दूं, जो मैंने सबसे पहले आपको बात बोली थी वाणी की और आपने स्वीकार भी की थी, यदि मैं इस नेटिव की वाणी ठीक कर दूं तो ये पत्री के रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पे लगन और लग्नेश पाप कत्री में है, मंगल और शनि। यहाँ पर जुपिटर पाप कत्री में है, भाग्येश। यहाँ पर बुध पाप कत्री में है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, इस नेटिव को आसानी से सलाह नहीं मिलेगी अच्छी। आपको आपको मैं मिला हूं कब? जून के बाद मिला हूं। जून जून में जून पे। बता सकते हैं डेट वगैरह क्या रही होगी? मैं अभी बता वाह बड़ी ऊपर से जी 3 जून। 3 जून। देखो ये आपके केतु शनि ने मिलवाया है, ठीक है, आपके शनि ने अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको एस्ट्रो के आधार पर समझो जी। हुआ क्या है। और आपने मेरी वीडियो 19 अप्रैल के बाद ही देखी होगी। मेरी वीडियो देख के आपने 2-4 दिन में मुझे कांटेक्ट किया होगा, तब आपके जी जी। देखो केतु में शनि थे, ठीक है। केतु में शनि थे, यानी कि शनि पूरा रोल निभा रहे थे। अब शनि ने क्या किया वो बताता हूं। हमें यहाँ पे आपके शनि बढ़िया नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि हमेशा बॉक्स खोलो, बाहर से अंदाज मत लगाओ। तो बॉक्स खोल देंगे। बॉक्स खोलने के लिए कहाँ आते हैं? नवमांश में। और नवमांश पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि शनि उच्च के हो गए हैं द्वादश में, ठीक है। केतु और शनि दोनों वैराग्य के प्रतीक है। आपके केतु में शनि की दशा है, ठीक है। केतु अष्टम में बैठे हैं, शनि के घर में बैठे हैं। ये गूढ़ ज्ञान का घर है। बात समझ आ रही है? ये गड्ढा है, गूढ़ ज्ञान भी है ये ना, गहराई में उतरते हैं। केतु और शनि ने अपना रिजल्ट दिया। और केतु और शनि यानी कि आपके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिससे शनि ने आप पे कृपा की। और मेरे ये शनि ने द्वादश में बैठ के, यानी कि आपके विदेश में, या आपका विदेश है है ना? जी नॉट इट, आई एम बेस्ड इन इंडिया। जी जी बिल्कुल। तो ये शनि ने आपके विदेश में आपको रास्ता खोला। कैसे खोला? आपका गुरु एक्टिवेट कराया जो उच्च का है। मेरे मिलने से आपका बृहस्पति एक्टिवेट हुआ है। और ये बृहस्पति आप कहोगे सर ये तो रोगेश है, बीमारी का घर है। नहीं, जब मैं आपको मिला हूं तो अब गुरु अपने बुरे विचार, बुरे ख्याल छोड़ देगा। ऐसे मत समझना कि अब बीमारी आएगी नहीं, शत्रुता आएगी नहीं, आएगी, लेकिन अब वो साइड से निकल जाएगी। पहले आप रेल की पटरी पे खड़ी थी, ट्रेन आती थी आपके ऊपर से गुजरती थी। ट्रेन तो अब भी आएगी, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको पता लगेगा कि वो चेंज हो गई है पटरी और साइड से निकल रही है। हवा तो उसकी महसूस होगी, लेकिन वो आपके ऊपर से नहीं निकलेगी। ये जो 19 अप्रैल आपने बोला ना, एग्जैक्टली उन्हीं दिनों में मैंने आपकी एक ही वीडियो देखी थी और मैंने आपको बोला था ना कि मैंने जस्ट फर्स्ट ही देखी है। आई नो, वो जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, गुरु लाधो रे। तो मैं जब से कबीर बॉर्न हुआ ना, तब से मैं यूट्यूब वीडियोस देख रही 2015 से। एंड आई नो आई हैव टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा था कहीं पे। लेकिन उसके बाद आपने फिर मुझे डेट दी थी ये जून की 3rd 4th की।
कुछ मतलब उस दिन स्टार्स थे आपने बोला हाँ, था, तो फिर वो मैंने इस हिसाब से दी होगी, और यही क्योंकि वो 19-20 के आसपास आपकी वीडियो देखी थी। 22 जून से पहले मुझे स्टार्ट कर देना था तो बेटर रहता। आप एग्जैक्टली। ये देखिए कि जिंदगी में सिर्फ बुराई नहीं हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। नहीं, अच्छा भी हो रहा है, लेकिन अभी जो चीजें आज आपने बोली है, कोई कोई आता है धक्का मार जाता है या दुश्मन, आप यकीन माने मेरी ना नेचर लड़ने वाली नहीं है क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो जाता है, सर दुखने, यार मैं अपना सर पागल करूंगी, गिव अप कर लो, फॉरगेट इट, जैसे पानी खुद के ऊपर डाल देती हूँ, अगले ऊपर नहीं तो ये है कि जैसे जो मेरे साथ चल रहा होता है ना एकदम से, और बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हो जाता, अचानक चलते चलते वो बंदा हाथ में तलवार लेके मेरे ऊपर आ जाता, जैसे आपने बोला ना शत्रु गुरु, मतलब अभी ये था, तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता था, एक सेहत भी ऐसे ही खराब हो जाती, आई एम एक्सट्रीमली हेल्दी एंड सडनली अगले दिन मैं ऐसे हूँ कि हॉस्पिटलाइज्ड। ये दो चीजें जो आज आपने बोली है ना, एग्जैक्टली सर ऐसे ही होता है, मतलब कोई सूझता बड़े है, बड़े शत्रु नहीं होते मेरे, पुरानी दुश्मनियां, साथ चलता बनता एकदम से ये अचानक तलवार ये। निकाल लेगा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आप नहीं लड़ पाओगी, क्योंकि ये आपका गज केसरी होगा, 3 सौम्य ग्रह हैं। सर दिल नहीं करता लड़ने को। आप नहीं लड़ पाओगी, आप लड़ने वाले लोग नहीं हैं, इस चीज को समझो। ठीक है, आपको लड़ाई में खींच लिया जाएगा। या लेकिन मैंने आपको एक हॉरोस्कोप दिखाई थी ना कल, जिनके लगन में मंगल था नीच का, दिखाई थी ना। जी जी। मैंने उनको अलग ग्राउंड से उठाया था, उनका भी गज केसरी है लाभ भाव में, जिसमें लग्नेश उच्च का है उनका। मैंने उनको अलग अलग एंगल से उठाया, और आज कमाल है उनका जीवन। वो पिछले 6-7 साल से मेरी शादी का है। तो इसी तरह से आपकी हॉरोस्कोप डिस्कस करने से आप अपने आप को कई दिशाओं से जान सकती हो, कई दिशाओं से जान रही हो। जैसे जैसे आप अपने को जानने लगोगी, वैसे वैसे आप इस संसार को बहुत बेटर डील कर पाओगी। अब मैं आपको बताऊं, मेरा केस चल रहा है, मुझे लॉयर को चीजें देनी होती है, सर मेरा दिल ही नहीं करता, अगर वो 2-3 तारीख को मांगती है, आप यकीन मानेंगे मैं 25-26 के आसपास देती हूँ, मेरा ये दिल करता है आप ये ये मैटर ऐसे हैंडल हो जाए, आई नहीं डोंट वांट टू नहीं नहीं फाइट। नहीं, नहीं, ये गलत है, ये मैं ये गलत है, बहुत गलत। परेशान हूँ इस चीज से। आपको आपको जो संसार की क्रियाएं हैं वो नहीं छोड़ सकते। आपको खाना भी खाना है, आपको शिट भी पास करनी है, आप चूज ही नहीं हो सकते, बिकॉज दिस इज ए साइकिल। तो या मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि वो जो कहती है ये कागज दो, उसको बड़े प्रसन्न मन से दो, आप खुश होके दो आप उसको ये कागज। मेरे एक क्लाइंट है, और क्लाइंट भी है और वो साधक भी है, साधना कम करते हैं लेकिन है साधक साधक भी है। तो उनको कुछ बीमारी बताई डॉक्टर ने, एंड ही वाज वेरी वरीड कि गुरुजी मैं क्या करूं, गुरुजी मैं क्या करूं। तो मैंने बोला तेरे को बीमारी तो है नहीं। और फिर बात हुई तो मैंने उसको बताया इस तरह से कि भाई आपको जो है ये नेगेटिविटी है, और आप दही खा के रात को निकले, फिर उसको याद भी आ गया, उसको मैंने उपाय दिया, लेकिन ये वांटेड के, तो 3 दिन के लिए डॉक्टर ने उनको एडमिट किया, गंगाराम में वो एडमिट हो गए। तो अब वो घबराए। तो मैंने उसको बोला कि आप ये सोचो ही मत कि आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आप आज तक हॉस्पिटल में एडमिट हुए? उसने कहा मैं तो एडमिट नहीं हुआ। तो मैंने कहा आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए लोगों की मनोस्थिति क्या होती है, आप 3 दिन में उसका अनुभव लेके आओ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जीवन में। उसकी सोच बदल गई। सही। उसने मुझे आके बताया, कहता गुरुजी मैंने इतना एंजॉय किया हॉस्पिटल में कि मैं हर व्यक्ति को समझ रहा था कि वो इतने कष्ट में है, और भाई मेरे को तो कष्ट है ही नहीं, उसको ऑपरेशन है, मेरा तो है ही नहीं। आई वॉज वेरी हैप्पी। हम्म। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप हर अवस्था को जाग कर देखिए। यही मैं आपको बोलता हूं कि आप उससे घृणा और विरोध मत करो। वकील का जो काम है वो इस जिंदगी में, जिंदगी के इन क्षणों में आपको एक ड्यूटी अलॉट हुई है, विच यू नीड टू परफॉर्म। अभी मेरे को एक बात का जवाब दो, आप एक नौकरी करती हैं गार्ड की, जी। ठीक है, आप एक एटीएम पे गार्ड हैं। आपका काम क्या है? आपका काम है वहां पे उसकी एटीएम की रखवाली करना, या कुछ अनईज सिचुएशन है तो आपके हाथ में एक हथियार है, उस हथियार का अप्रोप्रिएट यूज करना, या तो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना। अब यदि एटीएम पे कोई रॉबरी होती है एंड यू से नहीं सर आई डोंट वांट टू यूज बंदूक, गन मुझे यूज करना अच्छा नहीं लगता, तो आप अपनी काम से अलग हो रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कर्तव्य विमुख हो रहे हैं। भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि अर्जुन आप कर्तव्य विमुख नहीं हो सकते। जिस समय
जो दिखाई दे उचित, जिससे किसी की हानि ना हो, वही कर्म है। तो इसलिए अब उचित अवस्था यही है कि आप हाथ में धनुष उठाओ और ये शत्रु रूप में है, इनको मारो। उन्होंने कहा जी कि भीष्म पितामह तो मेरे सुपर ग्रैंडफादर है। उन्होंने कहा क्या वो ग्रैंडफादर की तरह आपके सामने आ रहे हैं या शत्रु की तरह आ रहे हैं? तो अगर आप इस चीज को ऐसे देखेंगे कि जीवन के इस समय में वकील को पेपर देना मेरा कर्म है, तो मेरा विश्वास कीजिए कर्म बंधन आपको नहीं बांधेगा। ओके। आप सिर्फ कागज इसलिए, ठीक है मुझे क्रिया करनी है, लेकिन भगवती कुछ ऐसी कृपा कर कि इस कागज के संदर्भ में जो भी लोग कनेक्टेड हैं सबका कल्याण हो। ओके। मेरा भी दिस हो, इज वकील का भी हो, शर्मा जी का भी हो, वर्मा जी का भी हो, जज का भी हो, पेशकार का, सबका कल्याण। तब ये सही। सूत्र निकला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऋग्वेद का श्लोक तब निकला। अब आप देखो सनातन धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं। सही। तो आप जब सर्वत्र आपके वकील साहब आपसे कागज मांगे, आप उनको प्रसन्न मन से दीजिए, ओके। ना घृणा से, सर्वत्र का भला ना जो घृणा चीज। से, ना लालच से, ना प्रेम से, ना क्रोध से, प्रसन्न मन से। ठीक है जीवन में ये दिन देखना है, लोगे कागज भी दे दिए। आप देखना आपकी जिंदगी यही बदल जाएगी। एक बार आप छोड़ोगे ना, सामने वाला 4 बार छोड़ता है। सही। वाइब्रेशन का बहुत महत्व है। यस। ठीक है, तो आज तो हम डिस्कस नहीं कर पाए वृश्चिक को पूरी तरह से, तो कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे वृश्चिक को। ठीक है, और इसके लेकिन हमने आज मून का बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस हो गया। दरअसल क्या है, वृश्चिक लगन डिस्कशन तो एक बहाना है, इसके बहाने से हमें बहुत सारी नई चीजें डिस्कस करनी है। आप इनके नोट्स मेंटेन करते रहना, और जो मैंने आज आपको सिखाया है मून की पोजीशन, इसको हमेशा ख्याल में रखना। जिसका चंद्र पक्ष बली नहीं होगा वो ही व्यक्ति डिप्रेशन, माइग्रेन, मन की परेशानी, इन सब का शिकार होगा। जिसका चंद्रमा शनि के साथ कंजक्शन में होगा, विष हो गया, उसके मन में बेचारे में विष बनता ही रहेगा, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता रहेगा। तो हमें चंद्रमा को बचाना है। तो सर ये बंदा जो भी होता है, जैसे मैं हूँ, जो जितने भी लोग हैं, तो ये हमें ये जो चार्ट्स की, प्लैनेट की सिचुएशन अपने कर्मों के आधार पे मिलती है। कुछ ऐसा किया ही होगा तो हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स। आपकी बात के उत्तर में मेरे पास हाँ भी है और ना भी है। नेगेटिव न्यूट्रल व्यू है। नहीं न्यूट्रल नहीं, आप क्या समझना चाहोगे? यस सर। मैं वो समझाता हूँ, हाँ समझाऊं कि ना समझाऊं, या दोनों समझाऊं? जो मर्जी आप समझा दो, मैं तो बस ये समझ कि मतलब बाय डिफॉल्ट ही हो जाती है, या बंदे का कनेक्शन होता है कि ऐसा कुछ किया होगा तो इस हाउस की पोजीशन ऐसी है। गुड, ये अच्छा लगा। बाय डिफॉल्ट होती है, नहीं बाय डिफॉल्ट नहीं होती, हम चुनते हैं। वी आर सो पायस, वी आर सो प्योर एंड होली। बिफोर एंटरिंग इनटू द वर्म ऑफ द मदर, एक जीव स्वयं सेलेक्ट करता है कि मैं इस जन्म में ये कर्म के भोग चुन के आऊंगा। तो अगर आपकी ये ग्रह स्थिति है तो इसके लिए आपके कर्म तो जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई बाहरी शक्ति नहीं है जिसने जबरदस्ती बलात् आपके ऊपर ये लगा दिए कि इनको भुगतो। माँ के गर्भ में आने से पहले आप इतनी शुद्ध आत्मा थे कि आपने शुद्धता ही में खुद सेलेक्ट किया है कि इस जीवन में अपने पाप भुगत के आऊंगा। कैन यू इमेजिन कितना सुंदर तरीका है पृथ्वी का संचालन का। और क्योंकि हम वो भूल जाते हैं फिर हम ईश्वर पे, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पचिताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। फिर हम ईश्वर को झूठा दोष लगाते हैं, मेरी जीवन में इतनी प्रॉब्लम क्यों, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने ऐसे क्या बिगाड़ा, किसी और को नहीं दे सकते रे भाई, तूने खुद चुने हैं। आपने सेलेक्ट किया कि मैं इस जन्म में ये कर्म भुगतूंगा, उसके बाद फिर एक जीवात्मा स्वयं गर्भ सेलेक्ट करती है।
अपने कर्मों के हिसाब से एक जीवात्मा गर्भ सेलेक्ट करती है कि मैं इस गर्भ में जाऊंगा या मैं इस गर्भ में जाऊंगी। ओके। तो जो आपका ये हॉरोस्कोप है, ये आप भूल चुकी हैं, लेकिन आपने खुद ने सेलेक्ट किया है। तो मैं कहता हूं कि अपने इस हॉरोस्कोप को स्वीकार करो, ये आपका निर्णय है। बस फर्क इतना रहा कि अभी तक आपकी दृष्टि परिवार पे रही, तो यहाँ सब मुसीबत, मैं आपकी दृष्टि आपके ऊपर ला रहा हूं। जैसे जैसे मैं आपके फोकस आपके ऊपर ले आऊंगा, वैसे वैसे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। आप कभी मत भूलना, लगन में बैठा हुआ बृहस्पति क्या करता है? 1000 पापों का नाश करता है। लेकिन इसमें केंद्र अधिपति दोष भी तो लग रहा है ना। नो, मैंने कल बताया था, आप भूल गई? कल की वीडियो देखी, इसका मतलब आपने परसों की। केंद्र का मालिक केंद्र में बैठे, बृहस्पति केंद्र का नहीं, छठे का और नवे का मालिक है। आपका भाग्येश है बृहस्पति। मैं बृहस्पति के रूप में आपका भाग्य बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ओके। हाँ, मेरी अटेंशन परिवार पे ही रही है। मैं आपकी अटेंशन खींच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि आप ये मत करो, ये मैंने आपको कभी भी नहीं कहा ये करो ये नहीं करो। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये अवस्था है, खुद चुनो। नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ, आपने एग्जैक्टली सही बोला है। मेरा सारा ध्यान इस चीज पे रहा, मेरा घर बच जाए। हर चीज को इग्नोर करेगी, जैसे बोला ना, अगला आएगा आपको यूं रगड़ के चला जाए। रगड़े खाई है मैंने बिल्कुल जमीन, फिर खड़ी हो, नहीं मेरा घर, नहीं मेरा घर। आपको नहीं, बिल्कुल मैं अपने पे फोकस करो। ये जन्म पत्री के खेल बड़े सुंदर और निराले होते हैं और बड़ी सहजता से बदल जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पत्री देखने वाले और हमारे दिमाग में क्या है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, ये ग्रह खराब है इसको ठीक करो। अरे ग्रह खराब नहीं है, हमें खुद को ठीक करना है। ग्रह सर, हमारे ये एक बाप है। तरह से ना, ये इंजीनियरिंग है। अगर आप ध्यान से देखें, यस, ये बड़ी जबरदस्त इंजीनियरिंग है। आप मतलब, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ। यस यू आर राइट, दिस इज इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। जी।